हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स में। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी उपग्रहों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है, ये अब आप जानते होंगे। मेरी ग्रेजुएशन जेईसी जबलपुर से हुई है, जिसके बाद मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 3rd थी गेट 2016 में, जिससे मैंने आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया और फाइनली मेरा इंटरेस्ट मैनेजमेंट और इस तरफ होने के कारण मैंने अपना जो मास्टर्स है वो आईआईएम मुंबई से पूरा किया, जिसका नाम निटी है। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर चालू होने वाला है वो है सैटेलाइट के ऊपर। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको सिलेबस फिर से दिखा देता हूं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस हम कवर कर चुके हैं, इसमें फिजिक्स वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी बचा हुआ है, वो धीरे धीरे कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट भी कवर अप कर लिया है। ठीक है, अगर देखिए अगर रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं आप, तो आपको एक चीज ये पता होगी कि शायद ये वीडियो ऊपर नीचे हो जाए, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, हो सकता है कि सेकंड नंबर पे मेरा सैटेलाइट है तो मैं इस वीडियो को ऊपर प्लेस कर दूं और बायोडाइवर्सिटी वाले वीडियो को नीचे प्लेस कर दूं, और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको लगे अरे यार मैंने तो एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पढ़ा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखेंगे आपको मिल जाएगा। अभी के लिए मैं बता रहा हूं, एज ऑफ डेट 15 लेक्चर्स हो चुके हैं, 15-16 लेक्चर्स हो चुके हैं। हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस कवर अप किया है और एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कवर अप किया है, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड टॉपिक से, जिसका नाम है इंडियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। ये पहला पार्ट है। सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी दूसरा पार्ट, और 3 पार्ट। तो अब हम इस पर्टिकुलर लेक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक लेक्चर में हम सिर्फ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे, बट अब आपका सवाल होगा सर इंपॉर्टेंट मतलब क्या होता है, कौन से साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। तो देखा जाए तो प्रीलिम्स का सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप अगर मेंस का सिलेबस देखेंगे, मेंस का पेपर 3, ठीक है, इसका अगर आप यूनिट 8 देखेंगे, ठीक है, मैं यहां पे फोटो लगाना भूल गया, यूनिट 8, 7, 8 देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, और उसके नीचे एक पूरी लिस्ट दी हुई है साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन की। तो आपको नहीं लगता जो मेंस में हमारे टॉपिक है हमें वहां से चालू करना चाहिए? तो इसीलिए जब मैं प्रीलिम्स के लिए भी सेकेंड टॉपिक पढ़ रहा हूं, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए भी सेकंड टॉपिक पढ़ रहा हूं, तो मैं मेंस में जो इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं ना उनके बारे में पढ़ूंगा। बार्क हो गया, इसरो हो गया, हम इस लेक्चर में सारी चीजें कवर अप करेंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। हमने ये कवर कर लिया है, ये वाला भी, इकोलॉजिकल सिस्टम भी कर लिया है। ठीक है, न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी, धीरे धीरे हम सब करेंगे। बट ये याद रखिए जो अभी आपके सामने लेक्चर होने वाला है, अगले 3-4 लेक्चर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इस पे सवाल पूछे गए हैं पिछले दिनों में। ठीक है, पिछले एग्जाम्स में हमने एमपी के बाकी एग्जाम्स में देखा है कि सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं प्रौद्योगिकी, उपग्रह और स्पेस टेक्नोलॉजी होता है ना जो, उसको आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करना है। तो अब आपको समझ में आया कि क्या करना है। हम सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स का, और मेंस के पेपर 3 का यूनिट 8 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब उसके पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब आपको छोटी सी चीजें करनी है, छोटी छोटी चीजें करनी है। वो ये है कि देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको दे देता हूं। देखिए, यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं। ठीक है, क्लासेस चलती हैं। ये है क्रैश कोर्स। ठीक है, और जो ऐप पे क्लासेस चलती हैं ये होता है फुल कोर्स। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है सर आप YouTube पे पढ़ा रहे हैं तो हम ऐप पे क्यों पढ़ें या क्या पढ़ें। देखो मैं बता रहा हूं, YouTube पे अगर मैं कोई चीज 15 घंटे में कवर अप कर रहा हूं ना, वो चीज फुल कोर्स में मैं ऐप के ऊपर 50 घंटे में कवर अप करूंगा, तो 3.5 टाइम्स आपको ज्यादा मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने आज क्या किया, बेसिकली एक क्लास हम क्या करेंगे YouTube में, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो YouTube 1, 2, 3 ये 3 लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ये YouTube के ही प्ले होंगे यहाँ पे, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ाया है, इसमें भी बहुत डेप्थ में पढ़ाया है। यहां पर इतने में YouTube का खत्म हो गया। इसके आगे 4 और 5 2 लेक्चर में अलग से लाइव क्लासेस लूंगा, इसकी 2 लेक्चर में इसकी लाइव क्लासेस का लूंगा, और इसकी जो 2 लेक्चर लाइव क्लासेस की होंगी उसमें ये सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे जो मैंने क्रैश कोर्स में कवर नहीं कराए हैं, मैंने कवर नहीं कराए हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं। आप आज का लेक्चर स्टार्ट कीजिए। आज का जो बेसिक फंडा है हमारा
वो आपको इंट्रोड्यूस करवाना है सैटेलाइट से कि सैटेलाइट होती क्या है, ठीक है, सैटेलाइट कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, और सैटेलाइट को किस ऑर्बिट के बेसिस पे सैटेलाइट डिवाइड होती है, नीचे ऊपर और ऊपर। तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम सैटेलाइट को ऊपर ले जाने वाला जो व्हीकल है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरे लेक्चर में हम रिमोट सेंसिंग के बारे में बात करेंगे। चौथे और पांचवें लेक्चर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने इन 3 लेक्चर्स में कवर नहीं कराए हैं वो इसमें मैं कवर करा दूंगा, ठीक है, और आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे इसके। तो आई होप आपको मजा आएगा। नहीं मजा आए या कोई भी दिक्कत हो तो चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए जो भी कोर्स मैं अभी यहां पे करा रहा हूं ना उसी की ग्लिम्स आपको यूट्यूब पे भी देखने मिलेगी, लेकिन यूट्यूब पे बहुत कम सिलेबस कराया जाता है, यहां पे हम बहुत एक्सटेंसिवली बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा मेरा एक ये सजेशन है, मेरा बहुत सिंपल सा सजेशन है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, जहां दिमाग लगाने में दिक्कत हो रही हो ना बस वहां पे मुझे बता दीजिए, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए। अब लेकिन आप लोगों में से आधा दिमाग लोग ये लगाते हैं कि ये किताब खरीद लूं, ये किताब खरीद लूं, ऐसे स्टार्ट करना है वैसे स्टार्ट करना, नहीं, अभी समझ में आ रहा है ना, तो धीरे धीरे मोमेंटम बनाओ। एक बार जब आपका 20-25 दिन का मोमेंटम बन जाएगा ना, आपको खुद पे भरोसा होने लगेगा कि हाँ यार मैं सिलेबस कर सकता हूं, मुझे तो अभी तक सब समझ में आ गया। उसके बाद आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। और हाँ एक और चीज है, संडे है, ठीक है, यानी 24 अप्रैल 2022 इसको संपदा मैम का एक सेशन है, संपदा मैम का एक सेशन है जो कि बेसिकली एमपीपीएससी के ऊपर है कि क्या होता है एमपीपीएससी, कितने पैटर्न होते हैं, क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, क्या एक्सपेक्टेशन होती है एग्जाम की, क्या क्या पोस्ट मिलती है, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, ये सब होगा। और इसके बाद मेरा एक सेशन होगा, ठीक है, इसके बाद मेरा एक ओरिएंटेशन सेशन होगा जो इस कोर्स के बारे में पूरा बताएगा। तो ये सिर्फ फुल कोर्स वालों के लिए है, फुल कोर्स वालों के लिए ओरिएंटेशन है। बाकी लोग जो यूनिट 7 यूनिट 9 कर रहे हैं उनको ओरिएंटेशन की क्या जरूरत है। ओरिएंटेशन मतलब होता है जब आप तैयारी चालू कर रहे हो तब का पार्ट होता है ये। तो जो भी बच्चे तैयारी चालू कर रहे हैं, जो फुल कोर्स हमारा ज्वाइन किए, उनको बहुत सारी चीजें, एक्साइटिंग चीजें मिलने वाली है। पहला है संपदा मैम का लेक्चर, दूसरा मेरा लेक्चर, तीसरा सिलेबस, उसके बाद हम क्रिएटिव वीडियोस कैसे यूज करने वाले हैं, उसके बाद जो और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे अभी हमारी बात चल रही है, उसमें हम न्यूज़पेपर का एक सेशन रखेंगे कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। अभी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि सर न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं जा रहा, मुझे तो न्यूज़पेपर समझ में ही नहीं आ रहा। कैसे समझ में आएगा भाई, आ ही नहीं सकता। और आपको लग रहा है कि न्यूज़पेपर, देखो न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं है शुरू में, क्योंकि आप पढ़ने की कोशिश करोगे नहीं समझ में आएगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार कितना टफ है। और मैं बता रहा हूं आप हलवे की तरह न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो और याद भी रख सकते हो उसे। थोड़ा सा पेशेंस रखो, मुझ पे भरोसा रखो, मैं आपकी सारी तैयारी करा दूंगा। इसी के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं जबलपुर शहर में, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे रजिस्टर्ड फोन नंबर 9644667180 पे व्हाट्सएप करें, ठीक है। और बहुत ही कम रेट्स है, कोई बहुत ज्यादा रेट्स नहीं है, बहुत कम रेट्स में फुल कोर्स है, 1 साल का स्टडी मटेरियल भी है, प्लस ऑफलाइन क्लासेस में जो यहाँ के एसडीएम्स हैं, यहाँ के मतलब यहाँ पे जो डीएम हैं अभी, उन सबको हम बुलाएंगे, आपके टॉपर टॉक्स होंगे, क्रिएटिव वीडियो होगा। और ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट होने वाला है एमपीपीएससी प्रिपरेशन के लिए, ये याद रखिए। आज तक ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं हुए हैं एमपी में, और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में तो बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। ये कुछ अलग, हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव ही बहुत कुछ अलग करने का एमपीपीएससी कैटेगरी में। तो अगर आप जबलपुर में हैं तो सिर्फ एक 5,000 रुपए की पेमेंट देनी है आपको पहले महीने के लिए, और ऑफलाइन क्लासेस में बैठ के आनंद लीजिए। ऑफलाइन के साथ साथ आपको ऑनलाइन के रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे, बट करिए जरूर, आपके करियर से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। मतलब 10, 20, 25, 50,000 रुपए कुछ नहीं होता आपके करियर से बड़ा, ये याद रखिएगा। मैंने भी कोचिंग करी है, और जो यूजुअली एग्जाम क्रैक करते हैं ना वो कोचिंग करते हैं, क्योंकि कोचिंग आपको एक डायरेक्शन दिखाती है। दौड़ना आपको खुद है, सेल्फ स्टडी आप करो, लेकिन सेल्फ स्टडी में क्या होता है आपको पता नहीं चलता कि आप गलत कहां कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कोचिंग में क्या होता है ना, आपको खुद से क्या करना है, पढ़ना है। हमने बता दिया ये पढ़ के आना, कल आप पढ़ के आ जाओगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप सेल्फ स्टडी में किताब लेके बैठोगे, ये पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, आप 10 घंटे एक चीज में लगाओगे, 5 रुपए की चीज समझ में आएगी। वही चीज आप 5 मिनट में समझ सकते हो हमारे समझाने के बाद। तो हमने आधे घंटे समझाया, 5 मिनट में आपको लगे तो 35 मिनट में आपने पूरा टॉपिक कर लिया, जिसको आपने 4 घंटे दिए पहले, और ज्यादा अच्छे से समझ में आया। तो क्यों नहीं करनी है कोचिंग, ठीक है। बहुत बच्चों का डाउट रहता है, देखो मैं खुद बता रहा हूं, मैं खुद एस्पिरेंट रहा हूं, मैंने भी कोचिंग की है मैम। मतलब आप ये समझो कि जितने क्रैक कर रहे हैं ना जो लोग एग्जाम, उनमें से 95% ने कोचिंग करी है,
ठीक है, तो आप इस 95% के ग्रुप को देखो ना, आप देखते हो मैं 5% के ग्रुप में आऊंगा जो तैयारी नहीं कर रहे। अरे यार ये लोग कितने समय से पढ़ रहे हैं आपको क्या पता। अब मेरा एक कजिन है, ठीक है, उसने कभी कोचिंग नहीं करी, ठीक है, कभी कोचिंग नहीं करी, और आप ये चीज समझो कि वो मेडिकल की फील्ड में सिलेक्ट हो चुका है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहा है आज की डेट में, एम्स में पढ़ रहा है वो। लेकिन आप ये चीज समझो कि वो कैसे सिलेक्ट हुआ। उसके जो एग्जाम्स आते थे उसमें जनरल स्टडीज आती थी, लेकिन जनरल स्टडी वो 4th क्लास से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है यार, क्यों नहीं सिलेक्शन होगा। जनरल स्टडीज उसका पूरा सही गया, मेडिकल वाला पार्ट बनता था उससे, तो सिलेक्शन होना भाई बहुत जाहिर सी बात है, बहुत जाहिर सी बात है। तो आप ये चीज समझो कि जो लोग 5% सिलेक्ट हो रहे हैं, आप क्या उस कैटेगरी में हो जो सिलेक्ट हो सकते हैं बिना कोचिंग के, ये चीज जरूर ध्यान रखो, ठीक है। आप कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, एग्जाम से बड़ा कुछ नहीं होता, और मैं बता रहा हूं एग्जाम ओरिजिनल्स आपके लिए वंडर्स क्रिएट कर सकता है। तो चलिए ये लेक्चर एंजॉय करिए, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। हम चालू करेंगे सैटेलाइट से, हम चालू करेंगे सैटेलाइट से। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट बाद में बने, पहले सैटेलाइट्स बनना चालू हुई, पहले सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट आना चालू हुआ, धीरे धीरे इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ेंगे। बट जो सेकंड पार्ट है ना, सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, वो हम पहले कवर अप करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि सैटेलाइट में हम क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहला, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारतीय अंतरिक्षिकी कार्यक्रम कब चालू हुआ, किसने चालू किया, क्या क्या चीजें थी, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, कौन कौन सी ऑर्बिट होती हैं, ठीक है, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, बहुत टाइप, लोअर, मीडियम, अर्थ ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये 2 चीजें हम इस लेक्चर में ही डिस्कस कर लेंगे। और देखो मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज रहेगी क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और मैं क्रैश कोर्स में छोड़ना नहीं चाहता हूं चीजें, तो मैं थोड़ा स्पीड तेज रखूंगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये आज करेंगे, ये सेकेंड लेक्चर में हम करेंगे ये दोनों चीजें, ठीक है, और ये 3rd लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। तो 3 लेक्चर में सैटेलाइट डिवाइड होगा, 3 लेक्चर में सैटेलाइट डिवाइड होगा। अब आप देखो, अगर मैं सैटेलाइट अकेले को 3 घंटे दे दूंगा और फिर इंस्टीट्यूट को कम से कम मुझे 3 घंटे देने पड़ेंगे, तो एक टॉपिक मेरा 6 घंटे में हो रहा है। इसी तरीके से जो 9-10 टॉपिक है ना, वो 50 घंटे लेंगे। इसीलिए फुल कोर्स में मैं इतना टाइम लूंगा, इस कोर्स में मैं इतना टाइम नहीं लूंगा। इस कोर्स में सैटेलाइट टोटल मुझे 1 घंटे में कवर अप कराना है, यही क्रैश होता है, यही क्रैश होता है। तो मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा इसलिए, और चीजें उतनी बताऊंगा जो क्रैश कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको लग रहा है कि कुछ छूट रहा है तो आप देख सकते हो वो वाला कोर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हाँ, इसके बाद ये चीजें हम करेंगे। तो अब चालू करते हैं कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इन सब की सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहां से हुई। तो देखो क्या होता था, ध्यान से समझना। 1950s में क्या हुआ, होमी जहांगीर भाभा ने एटॉमिक एनर्जी पे काम करना चालू कर दिया था। एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु बम पे, परमाणु बम पे काम करना चालू कर दिया था। बहुत लोगों ने इसको नेगेटिवली लिया, परमाणु बम, दुनिया खत्म हो जाएगी, हम भी विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। बट होमी जहांगीर भाभा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो कहते हैं ना, इंग्लिश का एक कहावत है, आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। बोलते हैं कि अगर मैं भी मतलब मेरी तुमने आंख फोड़ी है, मैं भी तुम्हारी आंख फोड़ूंगा। अगर यही हमने एटीट्यूड रखा तो पूरा जो विश्व है वो अंधा हो जाएगा। सिमिलरली अगर तुमने मुझ पे बम फोड़ा, मैं भी तुम पे बम फोड़ूंगा। अगर मैंने ये स्ट्रैटेजी रखी तो विनाश हो जाएगा। लेकिन होमी जहांगीर भाभा ने बोला कि हाँ, विनाश तो होगा, लेकिन अगर हमने बम नहीं बनाया तो लोग हमें दबाएंगे और हम पे बम गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। अब देखो यार, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, ठीक है। आपको पता है रशिया कभी भी सनक के न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन जो रशिया था शुरू में, उसको क्या डर था कि यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। 8 कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इंडिया, पाकिस्तान, यूक्रेन, इजराइल, बहुत सारी है, मतलब रशिया, ठीक है, यूएस, नॉर्थ कोरिया। तो ये आपको पता होना चाहिए किन किन कंट्रीज के बारे में, उसके लिए अलग वीडियो है। बट आपको पता होना चाहिए अगर अब आज की डेट में यूक्रेन पे बम ना गिराने का रीजन क्या था रशिया का, कि यूक्रेन के पास भी बम है। तो रशिया कहीं ना कहीं डर रहा है कि अगर मैंने तबाही मचाई तो हो सकता है हमारे लोगों को भी नुकसान हो जाए। और हिरोशिमा नागासाकी का जो अटैक है, आज भी लोग उससे सफर कर रहे हैं, आज भी बीमारियां हैं। तो कितना खतरनाक हो सकता है न्यूक्लियर अटैक। तो रशिया रुक गया। आपको नहीं लगा कि अगर यूक्रेन के पास बम नहीं होता तो रशिया अटैक भी नहीं कर पाता, रशिया अटैक कर दिया होता, सॉरी। तो ये स्ट्रैटेजी होती है। तो होमी जहांगीर भाभा ने बोला, और इसी के चलते हमारा 1974 में पहला परीक्षण हुआ था, ठीक है।
वो सब बात दूसरी है, वो हम जब एटॉमिक एनर्जी डीआरडी मतलब उसकी बार्क की बात करेंगे रिएक्टर्स की तब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी स्पेस टेक्नोलॉजी। इसी के साथ साथ जो विक्रम साराभाई थे ना, उन्होंने बोला उनको रॉकेट बनाने का शौक था शुरू से, ठीक है, रॉकेट बनाने का शौक था, और उन्होंने जो यूनिवर्सिटीज है ना, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी रॉकेट के ट्रायल्स किए थे। अब वो इंडिया के लिए एक स्पेस प्रोग्राम चाहते थे जिसमें हम स्पेस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करें। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये परमिशन दी और 1960 में ये प्रोग्राम चालू हुआ। ठीक है, ध्यान से सुनना, 1960 में ये प्रोग्राम चालू होता है। ठीक है, सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो मैं रेड बबल में रखूंगा वो एमपीपीएससी के लिए फैक्चुअल चीज है। डॉक्टर विक्रम साराभाई इज नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने पंडित नेहरू से बोल के एक डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करवाया। ठीक है, अब ये आप याद रखो, इनको सपोर्ट कौन करता था? इनको सपोर्ट करते थे होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, अब होमी जहांगीर भाभा एटॉमिक एनर्जी के हेड थे, परमाणु ऊर्जा के हेड थे। ठीक है, उस समय की जो परमाणु ऊर्जा का डिपार्टमेंट है उसके हेड थे। अब ध्यान से समझो कि क्या होता है। इन्होंने बोला कि हाँ, हम परमाणु ऊर्जा के अंदर ही एक डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करेंगे, एक डिपार्टमेंट बनाएंगे स्पेस रिसर्च का। तो पहला जो सबसे पहला चरण था, रेड कलर, ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग ने 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर रामनाथन के नेतृत्व में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्र समिति इनकोस्पार का गठन किया। ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर्म नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये नाम याद रखना। इनकोस्पार कब बनी थी? 1962 में। ये पहला स्टेप था स्पेस रिसर्च में। 1960 में चीजें चालू हुई, 1962 में इनकोस्पार की एस्टैब्लिशमेंट हुई। अब आप देखो, एक ऐसी एनर्जी के पास, हम एटॉमिक एनर्जी तब तक थोड़ा आगे बढ़ चुकी थी, तो हमारे पास पावर थी कैसे नेगोशिएट करने की। हम रशिया से नेगोशिएट करते थे, रशिया से बातचीत में थे, रशिया हमारा बहुत सपोर्ट करता था। ठीक है, इसीलिए आज इंडिया रशिया के अगेंस्ट नहीं खड़ा होता यूक्रेन के लिए। समझ में आया? इंडिया रशिया के अगेंस्ट जा नहीं सकता है, और इंडिया यूक्रेन का मतलब इंडिया ना रशिया का सपोर्ट कर सकता है ना रशिया के विरुद्ध जा सकता है। ये आज की सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि रशिया ने हमेशा हमारी मदद की है, और हमारा पहला रॉकेट भी रशिया की मदद से बना था। हमारा पहले इंडियन जो स्पेस में गए थे वो भी रशियन स्पेसक्राफ्ट में गए थे। तो रशिया ने हमेशा इंडिया को इंपॉर्टेंस दी है, ये याद रखना, क्योंकि रशिया को पता था कि यूएस से लड़ने के लिए एक स्ट्रांग नेशन की जरूरत है, और इंडिया एक बहुत स्ट्रांग नेशन है। ठीक है, चलो अंतरिक्ष प्रोग्राम की शुरुआत होती है। सबसे पहला अंतरिक्ष प्रोग्राम कौन सा था? अंतरिक्ष का शुरुआत कहां से होती है? इनकोस्पार बना 1962 में। ठीक है, उसके बाद 15 अगस्त 1959, ठीक है, इसरो का गठन किया गया। कुछ छूटा है क्या बीच में? हाँ, 15 अगस्त 1959 इसरो का गठन किया गया। एक स्लाइड छूट गई है शायद बीच में। नहीं, ठीक है, अभी हम, हाँ ठीक है, 1959 15 अगस्त को इसरो का गठन किया गया। इसरो 6th लार्जेस्ट है, ये चीज याद रखना, 6th लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी है। नासा, कॉस्मोस, कॉस्मोस रशिया की है, जाक्सा जापान का, JAXA। ठीक है, तो इस तरीके से उसके बाद आप ये कह सकते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। तो ये सारी के बाद 6th लार्जेस्ट, जस्ट अ सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। सॉरी, तो 6th लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी कौन सी है? हमारी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और 1972 में, ये सब याद रखना है आपको, 1972 में पहली बार फॉर्मली कोई डिपार्टमेंट बनाया गया सरकार के अंदर। वो तो कमिटी थी, इनकोस्पार तो सिर्फ एक कमिटी थी। पहला जो ऑफिशियल जो स्टेप था ना, वो 1972 में आया है, जब हमने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना करी। ठीक है, और इसरो 1 जून 1972 को इसरो भी इसके अंदर मर्ज हो गया था। इसके पहले इसरो के अंदर काम होता था। इसरो, यार देखो, इसरो एक इंस्टीट्यूट टाइप का है। ठीक है, वहां पे काम हो रहा है, लेकिन सरकार सपोर्ट कर रही है, लेकिन मान्यता नहीं है। सरकारी मिनिस्ट्री कब बनी? अब बोलते हैं ना कि मिनिस्ट्री कब बनी।
ठीक है, तो वो मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट कब इंक्लूड हुआ, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 1972 में इंक्लूड हुआ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिंदी वाले भी याद रखना, 1972 में अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना की गई थी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब स्पेस की स्थापना हुई है तो रॉकेट बनना भी चालू होंगे, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, जब इंडियन स्पेस प्रोग्राम आया था ना तो उसके 3 कंपोनेंट थे। पहला, सैटेलाइट जो है हमें कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग के लिए चाहिए, बिल्कुल सही बात है। स्पेस ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम, मतलब अगर मुझे सैटेलाइट्स, अब सैटेलाइट तो आप बना लोगे लेकिन सैटेलाइट ऊपर लेके कैसे जाओगे, तो आपको व्हीकल चाहिए, तो आपने व्हीकल लॉन्च के ऊपर ध्यान देना है। और तीसरा, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये 1 2 3 ही है। ठीक है, आवेदन नहीं है, ये वो है, क्या बोलते हैं, आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये 3 चीजों पे हमें काम करना था। सबसे पहले सैटेलाइट, मतलब उपग्रह के बारे में कि कैसे उपग्रह बनेंगे, कौन कौन से उपग्रह होते हैं, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली, मतलब कैसे ये ऊपर जाएगा, कैसे सिस्टम, कैसे मैं सैटेलाइट को ऊपर लेके जाऊंगा, ये बेसिक जो स्पेस प्रोग्राम बना था उसका बेस था। ठीक है, यहां तक समझ लिया। 1960 में चालू हुआ, फिर इनकोस्पार बनी, 1959 में इसरो बना और 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बना। अब रॉकेट लॉन्च कब चालू हुआ, तो रॉकेट लॉन्च में बताता हूं। जो सबसे पहला लॉन्च था ना, ध्यान रखना, वो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन, टर्ल्स, TERLS, इससे हुआ था। ये तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्यों है ये, देखो ध्यान से समझना, मैं आपको समझा रहा हूं, ये चीज बहुत जरूरी है। ये हमारा प्यारा अर्थ है, अर्थ इस तरीके से गोल घूमता है। अगर आप इस पॉइंट पे होगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा। ये मैंने, जो बच्चे मेरे फुल कोर्स में वो जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, फोर्स के अंदर हमने पढ़ा है। आप ये समझो कि जब अर्थ पे रहते हैं ना तो एक फोर्स लगता है हमारे ऊपर, जो, ठीक है, और ग्रेविटी, और क्या होता है कि हर पॉइंट पे ग्रेविटी होती है। मैं यहां हूं तो ग्रेविटी है, ग्रेविटी मुझे नीचे खींच रही है। इक्वेटर पे ये ग्रेविटी सबसे कम होती है और पोल्स पे ये ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए अगर मुझे किसी चीज को ऊपर भेजना है तो आपको नहीं लगता कि नीचे का फोर्स कम होना चाहिए, ग्रेविटी अगर कम होगी उस जगह से किसी रॉकेट को लॉन्च करना आसान होगा। ठीक है, कम फ्यूल लगेगा, कम एनर्जी लगेगी। तो क्यों ना मैं इक्वेटर के ऊपर ही एक ऐसा पॉइंट चूज करूं, इक्वेटर के सबसे पास एक ऐसा पॉइंट चूज करूं जहां पर जो हमारा बेसिकली इफेक्ट है ना, जो ग्रेविटी है वो कम लगे, तो मुझे कम फ्यूल लगेगा, कम एनर्जी लगेगी, इजीली रॉकेट ऊपर जाएगा। इसीलिए थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन को, थुम्बा एक विलेज है, थुम्बा गांव है तिरुवनंतपुरम में। वहां पे क्या होता है ना, इक्वेटर उसके पास होता है। जो हमारा ज्यामितीय भूमध्य रेखा है ना, वो थुम्बा के ऊपर से निकलती है, थुम्बा पे से गुजरती है। तो इसी वजह से थुम्बा एक ऐसी जगह है जहां पे ग्रेविटी सबसे कम थी और ऊपर जाने के चांसेस सबसे ज्यादा थे, और यही रीजन था कि थुम्बा को चुना गया। 21 नवंबर 1963 को सबसे पहला साउंडिंग रॉकेट हमने लॉन्च किया था। ठीक है, और ये कौन सा रॉकेट था, ये नाइकी अपाचे था, जो हमने यूएस से लिया था। ये आपको याद रहना चाहिए। पहला जो रॉकेट हमने लॉन्च किया था ना, ठीक है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन से, वो रॉकेट लॉन्च में हमारा काम था, लेकिन रॉकेट बनाने में वो हमने नाइकी अपाचे करके नाम था और वो यूएस से लिया था। ठीक है, ये याद रखना, नाइकी अपाचे, और वो हमने किससे खरीदा था, अमेरिका से खरीदा था हमने। ठीक है, 21 नवंबर 1963 को पहला लॉन्च हुआ। बिल्कुल सही बात है भाई। अब 1 जनवरी, अब ये हो गया 1963 में, 4 साल बाद 1 जनवरी 1967 को अहमदाबाद में सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने की एक के लिए एक इंस्टीट्यूट डाला गया कि अब देखो, रॉकेट तो लॉन्च करना आता है, सैटेलाइट हम ऊपर भेज सकते हैं, लेकिन उस सैटेलाइट से हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे। उसके लिए 1 जनवरी 1967 को सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर, उपग्रह संचार का एक केंद्र हमने अहमदाबाद में खोला। 20 नवंबर 1967 को, बहुत बड़ा दिन है ये इंडिया के लिए, 20 नवंबर 1967 को हमने पहला अपना खुद का बनाया हुआ रॉकेट लॉन्च किया। ठीक है, 1 नवंबर 1963 को हमने रॉकेट तो पहली बार लॉन्च किया था, बट वो यूएस से आया था। ठीक है, 20 नवंबर 1968 को हमने पहला रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम था RH-75।
RH-75, और ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस साउंडिंग रॉकेट था। हमारा पहला साउंडिंग रॉकेट, स्वदेशी साउंडिंग रॉकेट को ये बोलते हैं, परिज्ञापी रॉकेट, स्वदेशी परिज्ञापी रॉकेट RH-75 लॉन्च किया। ये नाम आपको याद रहना चाहिए। आप नोट्स बनाते चलो साथ में भाई। नोट्स देखो, मैं बता रहा हूं, आपको लगता होगा अरे सर आपकी स्लाइड ले लो, हम पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। नहीं, किताबें होती है, क्या आप किताबों से रिवाइज कर पाते हो? नहीं, क्योंकि वो किसी और के नोट्स है। आपके जब नोट्स आप लिखते हो ना, एक मेमोरी बनती है, आप लिख रहे हो ना, वो कोऑर्डिनेशन बनता है मेमोरी का, और मतलब मेमोरी का और लिखने का। और आप अगर दोबारा खुद के नोट से पढ़ रहे हो ना, वो आपको आसानी से याद होगा। ये चीज याद रखना, क्योंकि वो आपने अपनी समझ से लिखे, एक फीलिंग के साथ लिखे हैं, और वो फीलिंग कैच करना सबसे आसान होता है। ठीक है, चलो, तो इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा नोट्स अपने साथ साथ में ही बनाते चलो, क्योंकि वो रिवाइज करना उसे आसान होगा। इसके बाद 19 अप्रैल 1975, जल्दी जल्दी करो यार, ये सब फैक्ट है। 19 अप्रैल 1975 को हमने पहली इंडियन सैटेलाइट लॉन्च करी थी। पहली सैटेलाइट थी हमारी। फर्स्ट रॉकेट तो RH-75 था, बट पहली सैटेलाइट जो इंडिया ने बनाई थी वो आर्यभट्ट नाम की थी, और ये हमने किसकी, सोवियत यूनियन यानी रशिया, USSR, उनकी हेल्प से लॉन्च करी थी। ठीक है, आर्यभट्ट पहली भारतीय उपग्रह को सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। कब? 19 अप्रैल 1975 को। ये डेट्स याद रखनी है, स्टैंडर्ड डेट्स है। 19 अप्रैल 1975 को पहली इंडियन सैटेलाइट, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, ये स्पेस में भेजा गया था। किसकी मदद से? किसकी मदद से? सोवियत संघ की मदद से। ठीक है, याद रखना सोवियत संघ को। ठीक है, इसके बाद अब चीजें 1972 में डिपार्टमेंट बना। अब चीजें धीरे धीरे बढ़ेंगी, और आज की डेट में हम क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 104, 105, 106, 108 कितनी सैटेलाइट हमने लॉन्च कर दी है, वो सब हम इसरो की वेबसाइट से देंगे। लेकिन अभी आप कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, 1976 में क्या हुआ? अब देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसरो और नासा ने एक जॉइंट प्लान बनाया। उन्होंने क्या बोला कि मुझे टीवी लगाना है। हमने एज एन इंडियन बोला, नासा की हेल्प लेके बोला कि यार मुझे सैटेलाइट की मदद से मुझे एक टीवी लगाना है। ठीक है, जो दूरदर्शन आता है ना, उसके पहले की कहानी है ये। तो इस नासा ने बोला हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल कर देंगे। क्यों? नासा को ये लग रहा था कि इसरो जो है, देखो रशिया इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, लेकिन रशिया की जो स्पेस एजेंसी है आर कॉस्मोस, उसका और इसरो का, हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इनका सही नहीं बैठता, क्योंकि आर कॉस्मोस खुद स्ट्रगल करता है स्पेस में। तो इसलिए इसरो स्पेस टेक्नोलॉजी के नाम पे नासा के पास जाता था। नासा किसका है? यूएस की स्पेस एजेंसी है। तो यूएस को लगा यार इंडियंस की हम मदद करेंगे स्पेस प्रोग्राम डेवलप करने में, तो कहीं ना कहीं ये हमारी तरफ भी आएंगे। इंडिया को हमेशा लोग अपनी तरफ खींचना चाहते थे, रशिया अपनी तरफ, यूएस अपनी तरफ, और रशिया यूएस तो अपोजिट रहते हैं। तो याद रखना, नासा ने इसरो की बहुत जगह मदद की है। क्यों? क्योंकि इसरो जो नासा था वो यूएस से था, और नासा जो आपकी बेसिकली एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी है, ये जो है ये बेसिकली चाहती थी कि इंडिया यूएस की तरफ झुके स्पेस प्रोग्राम को लेके। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा कि यार हम आपके साथ मिलके एक टीवी सैटेलाइट बनाएंगे, दूरदर्शन आने वाला है, एक टीवी सैटेलाइट बनाएंगे। और इसने 2 लाख लोगों को 2400 गांव में, इंडिया की 6 स्टेट्स में टीवी से नवाजा, और टीवी चालू हुआ। टीवी किसकी हेल्प से बना था? इसरो ने बनाया था, नासा की हेल्प से। ये याद रखना है, 1 मार्कर क्वेश्चन है कि इसरो ने किस स्पेस एजेंसी की मदद से सैटेलाइट, टीवी सैटेलाइट या कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था। ठीक है, पढ़ने वाले पढ़ लो, हिंदी इंग्लिश की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो। इसके बाद क्या आता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 1977 में इसरो ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के साथ सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन, पहले कम्युनिकेशन था, अब टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट चालू हुआ। अच्छा, आपको पता है जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूं ना, जेईसी, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की ब्रांच खोली गई थी। पूरे इंडिया में सबसे पहला जो टेलीकम्युनिकेशन का कोर्स था इंजीनियरिंग में, वो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से चालू हुआ था। ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो 1977 में हमने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट तो ठीक था, कम्युनिकेशन इज बेसिकली 1 वे, मतलब कम्युनिकेशन ये समझो, ध्यान से समझना कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन में ये सैटेलाइट है। ठीक है, मैं यहां पर यहां मेरा दूरदर्शन का सेंटर है, ये जाएगा रिफ्लेक्ट होके हर घर में चला जाएगा, तो दूरदर्शन चलने लगेगा। ठीक है,
लेकिन टेलीकम्युनिकेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या रहता है? फोन की बात करो तो आपने बोला यहां गया, ये किसी एक के पास गया, यहां से इसने बोला तो आपके पास भी आया, तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता था और ये वन वे कम्युनिकेशन था। तो अब हम वन वे कम्युनिकेशन से दोनों साइड से कम्युनिकेट करने की तरफ आगे बढ़ रहे थे, इसलिए सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन का एक एक्सपेरिमेंट किया गया इसरो और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के साथ 1977 में। और 1979 में 1979 में भास्करा 1 एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट छोड़ी गई जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी, जो अर्थ पे निगरानी रखेगी कि कैसा मौसम हो रहा है, कहां पे फसल तो नहीं खराब हो रही है, कहां पे सूखा पड़ रहा है, कहां पे गर्मी ज्यादा है। अर्थ एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। तो सबसे पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन सी थी? भास्करा 1। भास्करा 1, ठीक है। भास्कर 1 पृथ्वी अवलोकन के लिए एक प्रौद्योगिक उपग्रह लॉन्च किया गया। कब? 1979 को, ठीक है। 1980 में जो चीजें शुरू हुई वो काफी अच्छी नहीं थी, ठीक है। हमने अपना पहला लॉन्च व्हीकल बनाया। अब लॉन्च व्हीकल, रॉकेट बन गया था, सैटेलाइट बन गई, ठीक है। रॉकेट आपने बताया, फिर सैटेलाइट बनी। अब हमें लॉन्च व्हीकल, उस सैटेलाइट को ऊपर ले जाने के लिए सबसे पहला खुद का व्हीकल बनाना था। हमने जो सबसे पहला लॉन्च व्हीकल बनाया, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, ठीक है, ठीक है। ये हमने क्या किया, इस पे जो सैटेलाइट रखी थी, रोहिणी रखी थी, और इसको उड़ाने की कोशिश करी और वो फट गई, ठीक है। तो 1980 की शुरुआत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है। जो पहला लॉन्च व्हीकल था इंडिया का वो फट गया था। और 1900 फिर सेकेंड पहला लॉन्च व्हीकल फट गया था। जब दूसरी बार अटेम्प्ट किया था तो ये सक्सेसफुली ऊपर चला गया था। और इसी के साथ साथ SLV-3 हमारी पहली लॉन्च व्हीकल बनी थी। SLV-3, आज आप सुनते हैं ना GSLV, ठीक है, PSLV, ठीक है, कायरोजेनिक इंजन, ये सब जो लॉन्च व्हीकल है ये सैटेलाइट को आसमान में, रॉकेट मतलब सैटेलाइट को ऊपर ले जाने का काम करते हैं। जो पहला लॉन्च व्हीकल था ना इंडिया का, वो SLV-3 था। इतने डेप्थ और इतनी स्टोरी के साथ यूजुअली नहीं पढ़ते हो आप लोग, जो जरूरी हो मैं बस वही पढ़ा रहा हूं। और 1984 में, ठीक है, इनसैट 1A, 1984 में इनसैट 1A सबसे पहली कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजी सैटेलाइट इंडिया द्वारा लॉन्च की गई। उसके बाद फिर हमने रेगुलरली लॉन्च करना चालू कर दिया, तो इसके बाद हम नहीं पढ़ेंगे, बट बेसिकली आपको समझ में आया कि जर्नी कैसी रही है। अच्छा, थोड़ा सा और बचा है, सॉरी। फिर 1984 में USSR, सोवियत यूनियन ने हमें पहला मौका दिया, और ये कौन है? ये राकेश शर्मा जी है, जो सबसे पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। और ये किस फ्लाइट पे गए थे या किस रॉकेट पे गए थे? तो सोवियत यूनियन का रॉकेट था सोयूज T11, इसके ऊपर ये अंतरिक्ष में गए थे। तो और 2 लोग और भी थे, आपको उन 2 लोगों के नाम भी कमेंट सेक्शन में बताने अगर आपको पता हो तो, ठीक है। ये स्टैंडर्ड चीजें हैं यार। पहला भारतीय किन 2 लोगों के साथ गया था सबसे ऊपर, आपको पता होना चाहिए कि कौन, बाकी 2 नाम क्या थे। तो आपको ये चीजें बेसिकली याद रखनी है। टोटल अभी तक 5 लोग जा चुके हैं अंतरिक्ष में, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, और कौन है, सुनीता विलियम्स, ठीक है, और एक और अभी कोई गई है ना, नाम नहीं याद आ रहा मुझे उनका, अभी गई है यार, एक और नाम क्यों नहीं याद आ रहा। 5 लोग गए हैं अंतरिक्ष में, ठीक है, देखते हैं, चलो कोई नहीं। बट 1984 में सोवियत यूनियन हमारा दोस्त था, उसने सबसे पहला मौका हमें दिया और अपने रॉकेट सोयूज T11 पे एक इंडियन को जाने का मौका दिया। वो इंडियन कौन थे? राकेश शर्मा, 1984। और 1988 में हमने अपनी पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, हमारी सबसे पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सी थी? IRS-1A, पहला ऑपरेशनल इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A को लॉन्च किया। पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थी। तो कुछ याद रखना है आपको, IRS-1A, ठीक है, इनसैट 1A, भास्करा 1A, भास्करा 1A पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इनसैट 1A पहली कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजी सैटेलाइट, फिर IRS-1A पहली इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और आर्यभट्ट सबसे पहली सैटेलाइट, ठीक है, समझ में आया। अब हम थोड़ा सा सैटेलाइट के अंदर जाते हैं कि सैटेलाइट्स क्या होता है। स्पेस प्रोग्राम पूरा, स्पेस टेक्नोलॉजी हम डिस्कस करेंगे, बट स्पेस प्रोग्राम आपने पूरा देख लिया, ठीक है। बेसिकली हमें 2 टाइप की सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ना है, एक संचार उपग्रह, एक सुदूर संवेदन उपग्रह। ये होता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सर क्या होता है दोनों के बीच में डिफरेंस? रिमोट सेंसिंग और कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बीच में डिफरेंस क्या होता है?
देखो अगर आप यूनिट 7 का फुल कोर्स लोगे ना, तो इसी कोर्स को मैं इन्हीं लेक्चर्स को मैं कम से कम 3 से 4 घंटे में डिटेल में डिस्कस करके एग्जाम्पल्स देके बताऊंगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अगले लेक्चर में मैं कंटेंट ही कम रखूंगा, आप डोंट वरी। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या करती है हमें, जैसे टीवी चल रहा है, फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो कम्युनिकेशन, मतलब अब मान लो कि मुझे सिंपल सी बात है कि कोई कहीं पर, जैसे मान लो कि बाढ़ आई है, अब बाढ़ आई है तो उस जगह पे पूरी जगह पानी भरा हुआ है, टेलीफोन लाइंस सब कुछ उजड़ गई है, फिर भी आप सैटेलाइट, आपने वो देखी है, कोई भी आप आर्मी वाली पिक्चर ले लो, आप संदेश आते, बॉर्डर ले लो, ठीक है, लक्ष्य ले लो, और अभी वो आई थी शेरशाह ले लो, इनमें इन लोग एक सैटेलाइट फोन का यूज करते हैं। सैटेलाइट फोन का यूज क्या है, देखो नॉर्मल जो हम कॉल करते थे, जो लैंडलाइन होता था, वो कैसे काम करता था, वो वायर पे काम करता था। सैटेलाइट फोन्स क्या करते हैं, आपकी आवाज को सैटेलाइट तक लेके जाते हो, सैटेलाइट उसको रीडायरेक्ट करती है जिस फोन पे आप कॉल लगा रहे हो, ठीक है, और ये बहुत धीरे की टेक्नोलॉजी बहुत स्लो थी उस समय तो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपका बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आता है, टीवी चलाने के काम आता है, मेट्रोलॉजी मौसम विभाग के काम आता है, बहुत सारी चीजों में काम आता है। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट अभी आप मत देखो क्या लिखा हुआ है, ये जियोसिंक्रोनस कक्षा मत पढ़ो अभी, ये मैं बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सिमिलरली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का क्या काम रहता है, देखो मान लो कि आपको सतह का एनालिसिस करना है, सेंस करना है, देखना नहीं, आपको कुछ चीज नहीं भेज रहे हो, सेंस करना है कि कहां पे कितनी गर्मी है, कहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, कहां पे टेम्परेचर कम है, कहां, जैसे आपका जो जीपीएस है, जीपीएस भी आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के थ्रू चलता है, ठीक है, बात नहीं कर रहे हो, जो आपके ड्रोन्स है वो भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के थ्रू चलते हैं, समझ में आया, बहुत कुछ हो सकता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होता है, आपका सर्विसेज के लिए काम करती है, सर्विस देने के लिए काम करती है, ठीक है, और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये इंफॉर्मेशन के लिए काम करती है। आपको टीवी देखना एक तरीके की इंफॉर्मेशन है, बात करना एक तरीके की इंफॉर्मेशन है, जब असली में चीजें ट्रैवल कर रही हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ज्यादातर इमेजिंग पे रहती है, मतलब कि वो फोटो खींच रहे हैं, नाप रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि कैसे क्या काम करता है और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है ऑर्बिट्स की, एक सेकंड में देख लूं कितना बड़ा लेक्चर हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है ऑर्बिट्स की, तो देखो एक ये ग्रह है, ठीक है, एक ये छोटी सी दूसरी चीज है, हम आपने अगर पढ़ा, मतलब आप अगर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस में ग्रेविटेशन पढ़ोगे, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं उसमें, तो आपको पता होगा ये सीधे जाने की कोशिश करती है और ये अर्थ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अगर ये सीधे जाने की कोशिश करेगी और ये अंदर की तरफ खींचेगा, तो आपको नहीं लगता ये कुछ इस दिशा में जाने लगेगा और ये इस तरीके से अर्थ के चक्कर लगाने लगता है, ठीक है, सैटेलाइट अर्थ के चक्कर लगाने लगती है, जिस पाथ में ये चक्कर लगा रही है ना उसको ऑर्बिट या फिर कक्षा बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं, ठीक है। एन ऑर्बिट इज अ कर्व्ड पाथ दैट ऑब्जेक्ट इन द स्पेस, स्टार, प्लैनेट, मून, एस्ट्रॉइड, स्पेसक्राफ्ट, कुछ भी हो सकता है, टेक्स अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। एक कक्ष घुमावदार पथ है जो अंतरिक्ष में एक वस्तु जैसे कि एक तारा, ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह या अंतरिक्ष यान को गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी अन्य वस्तु के चारों ओर ले जाती है, ठीक है। ऑर्बिट वो पाथ होता है जिसपे, देखो जैसे मून है, मून अर्थ को एक ऑर्बिट पे, मून जहां से चल रहा है ना, जो उसका पाथ है, जो उसका पैटर्न है ना, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। अब ऑर्बिट बहुत टाइप की होती है, एक ऑर्बिट पास में होती है, ठीक है, जैसे जो अर्थ के पास है इसको हम बोलते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट, थोड़ी सी दूर है इसको बोलते हैं, ये जो येलो वाली है इसको बोलेंगे हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और जो सबसे दूर है जैसे उसको मैंने बोल दिया जीईओ, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। तो अब हमें सबसे पहले ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ना है, और ये ऑर्बिट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप ऑर्बिट्स के बारे में नहीं पढ़ोगे आप सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में नहीं पढ़ पाओगे। तो आज हमारा सेकंड टॉपिक जो चालू होगा वो है ऑर्बिट्स। ऑर्बिट, 6 ऑर्बिट्स के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहली है भूस्तर कक्षा, जो सबसे दूर होती है, जीईओ जैसे बोले ना, ये जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, आप लिख लो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, सॉरी जीएसओ, ये सबसे दूर होती है और सबसे ऊंची होती है। उससे नीचे मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बारे में पढ़ना है, उससे नीचे लोअर अर्थ ऑर्बिट के बारे में पढ़ना है। लोअर अर्थ ऑर्बिट में भी 2 टाइप होते हैं,
पोलर ऑर्बिट एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, इसके बाद अब मान लो आपको एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट पे जाना है, तो आपको नहीं लगता कि एक ऐसा पाथ होगा, जैसे मान लो जो यहां से इस पे लेके जाएगा, फिर अब ये इसमें घूमने लगेगा। तो ये जो ऑर्बिट होती है ना, जो दोनों ऑर्बिट एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट पे ले जाने में हेल्प करती है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑर्बिट, भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा। ठीक है, कक्ष। ठीक है, भूस्थिर स्थानांतरण कक्ष। ठीक है, जो मतलब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में ले जाने में बात करती है। और इसके बाद इन तीन के अलावा इनके दो, मतलब जो पोलर ऑर्बिट है ना, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट का ही पार्ट है। ठीक है, तो अलग नहीं है। चौथी ऑर्बिट हो गई आपकी ट्रांसफर, और पांचवा हो जाता है लैग्रांजेस पॉइंट, जो इनसे भी बहुत दूर रहते हैं, जो इनसे भी बहुत दूर रहते, सबसे ऊपर रहते हैं। समझ में आया? आई जस्ट नीड टू चेक कि मेरी आवाज क्लियरली जा रही है कि नहीं। आई होप मेरी आवाज क्लियरली आपको जा रही होगी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। ठीक है, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, देखो। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई बेसिकली। तो अब यार देखो, मैं ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं, ये क्रैश कोर्स है, लेकिन मैं कुछ छोड़ना भी नहीं चाहता हूं, ये नोट्स हैं आपके पास। ठीक है, चलिए अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले समझना, बहुत ध्यान से समझना। आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये वाली होती है मेरी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब सबसे दूर। ठीक है, तो जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है, ध्यान से समझना, वो कितनी ऊपर होती है, कितनी ऊपर होती है? 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है, और एक्चुअल में ये होती है 35,786 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, सबसे ऊंची तो नहीं बोलेंगे, हाँ, जो भी हमें मेनली जो 90% ऑफ द सैटेलाइट, 90 या 99% ऑफ द सैटेलाइट्स है, वो एक रेंज में रहती है, और सबसे ऊंची उनमें से रहती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, दूसरी चीज इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में आपको देखेगा अर्थ है, अर्थ के बाहर एक लाल कलर की जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, लेकिन आप देख सकते हो उसी के अंदर एक छोटा रिंग है इक्वेटर का। तो आप कह सकते हो इक्वेटर के ऊपर होती है, ये इक्वेटर के ऊपर होती है। अगर मैं ध्यान से अगर आपको बोलूं, क्या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऐसे भी हो सकती है? क्या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इस तरीके से भी हो सकती है? अगर मैं बैकग्राउंड ब्लैक करूं तो क्या होगा? ठीक है, अगर मैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, क्या ऐसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। याद रखना, इक्वेटर के ही ऊपर होती है। ऐसा अगर इक्वेटर है तो इसी के ऊपर मेरी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होगी, ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज समझ में आई? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहीं भी नहीं हो सकती है। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर ही होती है। और इक्वेटर, अब देखो जियो स्टेशनरी मतलब ध्यान से समझो, मैंने यहां से लॉन्च किया और एक सैटेलाइट मेरी यहां गई। ठीक है, इसको येलो से दिखा देता हूं मैं, ये मेरी सैटेलाइट है। अब ये ऐसे घूमेगी, अर्थ भी ऐसे घूमेगा। तो याद रखना, अगर एक सैटेलाइट इस जगह को देख रही है, तो जैसे जैसे अर्थ घूमेगा वैसे वैसे ये सैटेलाइट भी घूमती जाएगी। मतलब ये एक ही जगह पे है, ये सैटेलाइट एक ही जगह को देख रही है हर समय, ये सैटेलाइट एक ही जगह को देख रही है हर समय। तो पहली बात, इसके घूमने की स्पीड कितनी होनी चाहिए? जितनी अर्थ के घूमने की स्पीड है। अगर अर्थ के घूमने की स्पीड तेज होगी तो ये आगे पीछे हो जाएगी ना। तो जितनी अर्थ के घूमने की स्पीड है, एंगुलर स्पीड, उतना ही स्पीड से इसको घूमना है। समझ में आया? बिल्कुल सही बात है। अब कितना टाइम लगेगा इसको गोला करने में? ऑब्वियस ही बात है, जितना अर्थ को लगता है एक रोटेशन करने में, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड, ये याद रखना है। एक जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, उसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि अर्थ की रोटेशनल स्पीड ये है। और जियो स्टेशन, अब देखो आप खुद बताओ, क्या आप इसका एक यूज बता सकते हो? हाँ सर, एक बता सकता हूं कि मान लो आपने एक पॉइंट को, अर्थ पे एक पॉइंट है उसको, या एक एरिया, एक गार्डन है, आपने उसको पूरे 3 साल तक देखा, तो आप हर सेकंड उस गार्डन पे नजर रखे हुए हो। यानी मान लो कि अगर आपको जमीन देखनी है, ठीक है, कि कितनी गर्मी हो रही है, तो आप खुद वो एक ही पॉइंट पे देखो। ये जियो स्टेशनरी मतलब, जियो मतलब अर्थ के लिए स्टेशनरी। अगर मैं रोज ऐसे खड़ा हूं तो मुझे वो वहीं दिखेगी, मैं कभी भी आ जाऊंगा वो मुझे वहीं दिखेगी, क्योंकि अगर मैं घूम रहा हूं तो वो भी घूम रही है। तो आप समझो, अगर आप अर्थ पे यहां कहीं खड़े हो ना, तो आपको ये सैटेलाइट हमेशा यहीं दिखेगी।
समझ में आया? अर्थ पे जो अर्थ की पोजीशन, अर्थ के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि कितना टाइम लेती है गोल घूमने में, जितना अर्थ लेता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। अर्थ पे एक आदमी अगर एक जगह खड़ा है तो उसको वो वहीं दिखेगी, और अगर उसको वो वहीं दिखी है तो सैटेलाइट भी उस आदमी को देख सकती है। तो आपको नहीं लगता कि सैटेलाइट एक जगह पर सालों साल नजर रख सकती है और उस जगह पे क्या चेंजेस आ रहे हैं ये बता सकती है? बिल्कुल बता सकती है, ठीक है। अब मान लो कि जैसे आपका जो टीवी है, आपकी एक सैटेलाइट एक ही जगह पे रहनी चाहिए हर समय, क्योंकि देखो जो डिश टीवी है, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देखो, जो डिश टीवी है, डिश टीवी, टाटा स्काई, एयरटेल, वीडियोकॉन, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे होते हैं, बट क्या आप रोज उसकी छतरी हिलाते हो? नहीं, वो उसकी छतरी एक ही डायरेक्शन में रहती है और उसी डायरेक्शन में उनका सैटेलाइट रहता है, उसी डायरेक्शन में उनका सैटेलाइट रहता है। समझ में आया? अगर सैटेलाइट और आपकी छतरी का और सैटेलाइट का डायरेक्शन बार बार बदलेगा तो आपको छतरी बार बार मोड़नी पड़ेगी, वरना सिग्नल कैसे मिलेंगे? सीधाई में चलते हैं सिग्नल, तो सीध में चलते हैं सिग्नल, तो सो यही रीजन है, वो अपनी जगह से नहीं हिलती और ये छतरी भी ऐसे ही लगी रहती है। अगर छतरी गोल घूम रही है तो वो भी पूरा गोल घूम रहा है, तो छतरी के फोकस पे ये हमेशा है। तो आपको नहीं लगता जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मॉनिटरिंग के बहुत ज्यादा काम आ सकती है? मैं आपको रटा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं कि क्यों आ सकती है, क्योंकि वो एक ही जगह देखती रहती है। क्या ये कम्युनिकेशन के काम आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि हमेशा आपके सिग्नल जो है वो सेम रहेंगे, हमेशा आपके सिग्नल जो है वो सेम रहेंगे, आपको बार बार हिलाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह से जाएगा, एक ही जगह से आएगा और अर्थ के रिस्पेक्ट में वो सेम है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, अगर इसको गोल घूमना है, स्पीड तो होनी चाहिए, बट कितनी स्पीड से इसको घूमना चाहिए? तो याद रखो वो है 3 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूमती है एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे सैटेलाइट 3 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से गोल घूमती है और कितनी ऊंचाई पे रहती है? 35,786, ये लिखा हुआ है। पृथ्वी के घूर्णन से पूरी तरह मेल खाने के लिए 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर जीईओ मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब उपग्रह की गति लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होनी चाहिए, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इस स्लाइड पे वही लिखा है जो मैं आपको लॉजिकली बता चुका हूं, ठीक है। समझ में आया? मॉनिटरिंग के लिए, ये मॉनिटरिंग के लिए यूज होती है, मैंने बता दिया। सैटेलाइट का जो आईना है वो एक ही जगह रहता है, तो ये टेली कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। समझ में आया? ये चीज लिखी भी हुई है, आप पढ़ सकते हो हिंदी और इंग्लिश में, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इसमें कोई भी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, ठीक है। अब आप देखो, खुद समझो, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूं मैं। ये अर्थ है, एक सैटेलाइट है जो यहां है, ठीक है, और ये 30 डिग्री का स्पैन है इसका, ठीक है, 30 डिग्री का स्पैन है। अगर मैं 30 डिग्री का स्पैन है तो ये वाला एरिया कवर कर रही है। अगर मैं इसको दूर ले जाऊं, अगर मैं उसको दूर ले जाऊं, तो अर्थ में हटा देता हूं यहां से, अगर मैं इसको दूर ले जाऊं, मान लो ये अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि असली में अब ये कवरेज कितना देगी? यहां तक देगी, ठीक है। तो इस बार जो अर्थ है उसका साइज बढ़ गया, तो आपको नहीं लगता कि जितनी दूर सैटेलाइट, खुद लॉजिक समझो, जितनी दूर सैटेलाइट रहेगी, आप एक टॉर्च जलाओ, पास में रहोगे तो छोटे से एरिया पे बनता है, दूर जाते हो तो बड़े एरिया पे बनता है टॉर्च। तो सिमिलरली अगर सिग्नल जा रहे हैं, अगर आप पास में रहोगे तो इतने एरिया में सिग्नल जाएंगे, अगर आप दूर चले जाओगे तो जा इतने एरिया में रहे, लेकिन अगर आप दूर हो तो ज्यादा फैलाव में आपको मिलेगा। तो जितना ज्यादा दूर उतना ज्यादा फैलाव में सिग्नल मिलते हैं, लेकिन हाँ, पास में रहोगे तो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, दूर जाओगे तो क्वालिटी कम हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर आपको ज्यादा एरिया कवर करना है, ज्यादा एरिया कवर करना है तो बिल्कुल आपको दूर रखनी पड़ेगी। अब देखो, जो आज की डेट में कंपटीशन हो रहा है ना कि यार मेरा चैनल ज्यादा अच्छा है, एचडी क्लियरिटी, तो एचडी क्लियरिटी के लिए क्या कर रहे हैं ना, इसको पास लाते जा रहे हैं, थोड़ी कम दूरी पे लगा रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो भले ही इनका पैसा ज्यादा लग रहा है, ये इतना ही एरिया कवर कर पा रही हो, लेकिन बहुत हाई डेफिनेशन क्वालिटी मिल जाती है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, 6 सैटेलाइट लगा दी, ठीक है, 6-7 सैटेलाइट लगा दी, तो इन्होंने पूरा वर्ल्ड कवर कर दिया, ठीक है। पैसा लग रहा है उन सैटेलाइट को मेंटेन करने का, लेकिन हाँ क्वालिटी भी तो दे रहे हैं, ये पूरी सतह को कवर कर लेंगे। तो अब आपको खुद पता है कि जितनी ऊंची उतनी ज्यादा कवरेज,
लेकिन अब क्वालिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सैटेलाइट को नीचे लगाना पड़ेगा, तो आपका एरिया ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ आपके सिग्नल स्ट्रांग रहेंगे, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। सेकंड आ जाता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, कोई भी बहुत बड़ी चीज नहीं है। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट जो 35,768 रहती है, उसके नीचे एक ऑर्बिट रहती है। अब देखो ये कहीं भी हो सकती है, यहां से यहां तक कहीं भी हो सकती है। पहले मैं आपको लोअर अर्थ ऑर्बिट बता देता हूं, जो 160 से 1200 किलोमीटर के बीच में रहती है ना, उसको, जो 160 से 1200 किलोमीटर के बीच में रहती है, उसको हम बोलते हैं क्या, लोअर अर्थ ऑर्बिट। अच्छा, प्लेन कितनी हाइट पे चलते हैं, तो याद रखना 14 किलोमीटर पे ऊपर चलते हैं। 14 किलोमीटर की हाइट पे प्लेन इन चलते हैं, उनसे बहुत ऊपर होती है सैटेलाइट की। तो 160 से 1200 किलोमीटर के बीच में ये लोअर अर्थ ऑर्बिट होती है। और लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट है, और ये आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। इन दोनों के बीच में कहीं भी मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहीं भी हो सकता है। समझ में आया? जरूरी नहीं है कि 1200, 14,000, 16,000, 18,000, 20,000, सब पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है, 20,000, 22,000, 25,000, ये सब मीडियम अर्थ ऑर्बिट में आता है। और यहां पर आपकी नेविगेशन सैटेलाइट्स लगती हैं, ये सब एनसीईआरटी का है, ठीक है, ठीक है। यहां पे आपकी नेविगेशन सैटेलाइट कहां पे फिट इन होती है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे, मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे, ठीक है। अब लोअर अर्थ ऑर्बिट में आपको क्या लगता है कि क्या चीजें होंगी, लोअर अर्थ ऑर्बिट पे क्या हो सकता है, तो देखो लोअर अर्थ ऑर्बिट पे सबसे पहले मान लो यहां है, तो ये कम एरिया कवर करेगा, बिल्कुल सही बात है, कम एरिया कवर करेगा, लॉजिकली आपने बताया, बिल्कुल सही बात थी, ठीक है। क्वालिटी बहुत ज्यादा रहेगी, क्वालिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। इजी रहेगा, पास में रहेगा तो इजी रहेगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन कॉस्टली भी रहती है, ये कॉस्टली भी रहती है, क्योंकि छोटे एरिया के लिए ना तो कॉस्टली हो जाती है, ठीक है। तो अनलाइक सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट दैट मस्ट हैव ऑर्बिट अलोंग द अर्थ इक्वेटर, जो एलईओ है ना उसमें कहीं भी हो सकती है। लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये भी आपकी ऑर्बिट हो सकती है, ये भी आपकी ऑर्बिट हो सकती है, ये भी आपकी ऑर्बिट हो सकती है, कोई भी हो सकती है। लेकिन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में कौन सी होती है, सपोज मान लो ये अर्थ है, तो यही आपकी, ये जो इक्वेटर के ऊपर एक सर्कल बनता है ना, बस यही आपकी हो सकती है। लोअर अर्थ ऑर्बिट में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। लोअर अर्थ ऑर्बिट में आपकी कहीं भी ऐसे 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 कैसे भी आप घुमा दो, ठीक है, कैसे भी आप घुमा दो, ठीक है। अब आप ये समझो, अब आप समझो कि क्या होता है। देखो एक चीज है, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक पाथ था, लोअर अर्थ ऑर्बिट में मैं कैसे भी घुमा सकता हूं। तो आपको नहीं लगता कि जो पाथ है वो ज्यादा लोअर अर्थ ऑर्बिट में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूमने की ज्यादा चांसेस है, ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, तो आपको नहीं लगता लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट ज्यादा होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में उपग्रहों के लिए अधिक मार्ग उपलब्ध है, जो एक कारण है। लोअर अर्थ ऑर्बिट आमतौर पर उपयोग की जाने वाली कक्षा है। सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट्स है ना, ये स्टार मार्क करके लिख लो, सबसे ज्यादा सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में है। पहली चीज, सस्ता पड़ता है, नीचे ही भेजना है, बहुत ऊपर नहीं भेजना है। सेकंड, कि वो उसमें मल्टीपल पाथ अवेलेबल है, मैं कैसे भी घुमा सकता हूं, जरूरी नहीं है कि इक्वेटर के ऊपर ही घुमाना है, जो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में जरूरी था, ठीक है। अब लोअर अर्थ ऑर्बिट कहां यूज होती है, अब देखो यार, इमेज खींचनी है तो आप पास से इमेज खींचोगे ना, तो आप कह सकते हो इमेजिंग और रिमोट सेंसिंग के लिए, रिमोट सेंसिंग या इमेजिंग के लिए आपकी कौन सी वो यूज होती है, तो याद रखना सैटेलाइट इमेजिंग के लिए लोअर अर्थ ऑर्बिट यूज होती है। सैटेलाइट इमेजिंग के लिए लोअर अर्थ ऑर्बिट यूज होती है। जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, ये किन 5 देशों को मिला के बनाया गया है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। ये किन 5 देशों को मिला के बनाया गया है, ये आपको बताना है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वो भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में है, और कुछ, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी यहां पर है। मेनली कम्युनिकेशन सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डलती है। लॉजिक समझो बस, ठीक है। अब इसके बाद आती है पोलर ऑर्बिट। तो ध्यान से देखो, यहां पे जो होता है, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट थी, इक्वेटर। सिमिलरली पोल के ऊपर जो होती है ना, उसको हम बोलते हैं पोलर ऑर्बिट, ठीक है। अब पोलर ऑर्बिट जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली पोल के ऊपर हो, थोड़ा ऐसी हो, बट 20-30 डिग्री के अंदर हो, तो मैं उसको पोलर ऑर्बिट बोल दूंगा। पोलर ऑर्बिट एक तरीके की लो अर्थ ऑर्बिट ही है, लो अर्थ ऑर्बिट ही है। पोलर ऑर्बिट एक तरीके की लो अर्थ ऑर्बिट है, पोलर ऑर्बिट एक तरीके की लो अर्थ ऑर्बिट है, और ये पोल के ऊपर से निकलती है। मतलब जो उपग्रह है ना, वो ऐसा नॉर्थ टू साउथ,
साउथ टू नॉर्थ, इस तरीके का, इसके क्या बोलते हैं, इस तरीके का जो है रेवोल्यूशन करेगा नॉर्थ टू साउथ। वेयर एज जियोसिंक्रोनस मीडियम ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट, देखो मीडियम ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लोअर अर्थ ऑर्बिट बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है बस, बाकी कुछ नहीं है। तो पोलर ऑर्बिट पोल के ऊपर से निकलती है, जियो स्टेशनरी इक्वेटर के ऊपर से निकलती है। तो पोलर ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट 90 डिग्री पे रहते हैं, स्टार करके लिख लो। यूजुअली पोलर ऑर्बिट ध्रुवीय कक्ष एंड इक्वेटोरियल ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर जो रहता है ये 90 डिग्रीज पे रहते हैं। पोलर ऑर्बिट ऐसे चलती है और वो ऐसे चलती है, समझ में आया। पोलर ऑर्बिट लोअर अर्थ ऑर्बिट होती है, 200 से 1000 किलोमीटर के बीच में रहती है। अब एक और चीज आती है जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट आती है। अब ये चीज एक पोलर ऑर्बिट का टाइप है। तो क्या होता है देखो, ध्यान से समझो, ये आपका अर्थ है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के हिसाब से घूमती थी, ठीक है, ये आपकी सैटेलाइट है मान लो, और ये आपका सन है। तो जैसे जैसे अब जियो स्टेशनरी में सैटेलाइट अर्थ के हिसाब से घूमती थी, जियो सन सिंक्रोनस में क्या होगा, जो सैटेलाइट है वो सन के हिसाब से घूमेगी, जैसे जैसा सन घूमेगा वैसे वैसे ही घूमेगी। तो इसीलिए कहते हैं अगर आज मैंने 12 बजे एक को देखा है, ठीक है, तो कल भी मैं 12 बजे उसको सैटेलाइट को वहीं देखूंगा, परसों भी 12 बजे उस सैटेलाइट को वहीं देखूंगा, शाम को 4 बजे अगर मैंने यहां देखा है तो उसके बाद भी मैं उस सैटेलाइट को यहीं देखूंगा, उसके बाद भी अगले दिन भी सैटेलाइट को यहीं देखूंगा। समझ में आया। तो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होती है, ध्रुवीय कक्षाओं में उपग्रह आमतौर पर पृथ्वी से उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं। सूर्य तुल्यकालिका कक्ष एक विशेष प्रकार का ध्रुवीय कक्ष है। इसमें उपग्रह ध्रुवीय क्षेत्रों में यात्रा करते हुए सूरज के साथ समकालिक होते हैं, मतलब जैसे जैसे सन घूमेगा सिंक्रोनस होते हैं, जैसे जैसे सन घूमेगा वैसे वैसे हमारा उतनी स्पीड से हमारा उपग्रह भी घूमेगा या सैटेलाइट भी घूमेगी। समझ में आया। तो अगर मैं बोलूं सन, अगर आप सन पे खड़े होकर उसको देख रहे हो तो आपको वो एक ही जगह दिखेगा। खुद सोचो, अगर आप सन पे खड़े होकर देख रहे हो तो वो आपको एक ही जगह दिखेगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, अर्थ, इस केस में इसकी वेलोसिटी 10 है, इसकी भी 10 है, दोनों की सेम रहेगी, लेकिन इसकी 15 है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये गोल घूमेगा और ये धीरे घूमेगा। तो इसीलिए अगर आप अर्थ पे खड़े हो तो आपको वो पीछे जाता हुआ दिखाई देगा थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक है। लेकिन अगर आप सूरज पे खड़े हो तो वो आपको एकदम सामने ही दिखेगा, क्योंकि उसकी और सूरज की स्पीड सेम है। समझ में आया। अब कितनी स्पीड होनी चाहिए सूरज की स्पीड से अगर आपको मैच करना है, तो आपको याद होना चाहिए वो स्पीड होती है 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, ओके। तो कितनी स्पीड से घूमना चाहिए कि सन के साथ घूमे, सन ऐसा घूम रहा है तो ये भी ऐसी घूम रही है। अर्थ से इसका लेना देना नहीं है, अर्थ से इसका लेना देना नहीं है, ये सन के रिस्पेक्ट में घूम रही है। जैसे जैसे सूरज घूमेगा वैसे वैसे सैटेलाइट घूमेगी। वो होने के लिए इसकी जो स्पीड है वो 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जाना चाहिए। और ये 600 से 800 किलोमीटर ही ऊपर होता है, मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही होता है, क्योंकि पोलर भी लोअर अर्थ ऑर्बिट का टाइप है, ठीक है। और लोअर पोलर में भी एक स्पेसिफिकली होती है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, तो उसमें क्या होता है 600 से 800 किलोमीटर ऊपर रहती है वो। समझ में आया। ये सब तो पढ़ चुके हैं। अब जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट या फिर भू स्तर स्थानांतरण ऑर्बिट, तो आपको ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, सिंपल सी बात है। आपको रॉकेट यहां से यहां भेजना है, तो एक चीज आप ये कर सकते हो, बैकग्राउंड ब्लैक कर लिया जाए, हाँ, एक चीज आप ये कर सकते हो, जूम, देखो यहां पे ध्यान से देखना। अब देखो, एक चीज आप ये कर सकते हो कि यहां से रॉकेट 5 करोड़ रुपए लगा के भेजो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहां से 1 करोड़ लगा के रॉकेट को यहां भेजो। अब रॉकेट क्या करने लगेगा, यहां पर इस टाइप से गोल घूमने लगेगा।
और थोड़ी देर बाद 1 करोड़ और लगा के उसको पुश करके इस ऑर्बिट में भेज दो। अब इस ऑर्बिट में जाके वो पूरा सर्कल नहीं होता है, इस ऑर्बिट में जैसे ही गया, अब इस ऑर्बिट में ये इस तरीके से चक्कर लगाना चालू कर देगा खुद से, क्योंकि ग्रेविटेशन, अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से चक्कर लगाता है, फ्यूल नहीं होता है उसमें चक्कर लगाने के लिए। तो ये यहां पहुंचा, और जैसे ही यहां पहुंचे फिर से इसका डायरेक्शन हल्का सा बदलो, अब ये इस ऑर्बिट पे आ जाएगा, गोल घूमने लगेगा। तो आपने क्या किया, पहले लोअर अर्थ ऑर्बिट पे भेजा, फिर ट्रांसफर ऑर्बिट के थ्रू आपने जियो ट्रांसफर ऑर्बिट के थ्रू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो कि मतलब 35,786 किलोमीटर ऊपर है, उस पर भेज दिया। समझ में आया? समझ में आ गया? तो यही बेसिकली जियो ट्रांसफर ऑर्बिट होती है। ये आप देख लो यहां से कैसे करेंगे। ठीक है, समझ में आया? वाइट कर लेते हैं। चलो, ये चीज समझ में आ गई। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि जियो ट्रांसफर जो ऑर्बिट होती है वो क्या काम करती है। वो बेसिकली मुझे बिना फ्यूल के बहुत हाइट तक ले जाने में हेल्प करती है। वरना खुद सोचो 35,000 किलोमीटर के लिए कितना फ्यूल लग जाएगा। आप छोटा सा छोड़ो, यहां रिवॉल्व करना चालू करो, और जैसे ही यहां पर आए फिर डायरेक्शन बदल दो तो ये इसमें गोल घूमने लगेगी। तो अर्थ की ग्रेविटी का यूज करके हम सैटेलाइट को ऊपर पहुंचाते हैं। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये एक्चुअल ऑर्बिट में आती है। तो धीरे धीरे करके बाहर हम भेजना चालू करते हैं, फ्यूल से नहीं, ग्रेविटी की हेल्प से। यही चीज यहां लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। लास्ट है लेग्रांजे पॉइंट। लेग्रांजे पॉइंट क्या होते हैं, ध्यान से देखना, मैं समझा देता हूं लेग्रांजे पॉइंट होते क्या है। एक सेकेंड, यही मैं आपको समझा देता हूं। देखो, अब आपको इस साइड पे ये चीज दिख रही होगी, ये डायग्राम दिख रहा होगा, वहां पे देखो कि अब क्या हो रहा है। यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर अर्थ है, ये मून है, ठीक है, और यहां कहीं सन भी है, ठीक है, ये सन है, मतलब मान लो ये सन है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे, अगर यहां कोई चीज है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, और मून भी अपनी तरफ खींचेगा धीरे से। लेकिन L1 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अर्थ की तरफ खींचने वाली ग्रेविटी और मून की तरफ खींचने वाला फोर्स, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से डिस्टेंस ज्यादा है, यहां से डिस्टेंस कम है, इसका फोर्स कम है, लेकिन इसके पास है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको एनर्जी, अगर मेरे को हवा में खड़े रहना है वहां पे, तो मैं खड़ा रह सकता हूं। सच में आप भी खड़े रह सकते हो। क्यों? क्योंकि जो मुझे अर्थ की तरफ फोर्स खींच रहा है या मून की तरफ फोर्स खींच रहा है, मेरे ऊपर बैलेंस रहता है। ऐसे सारे पॉइंट्स जो बैलेंस करते हैं, ये रहे ऐसे सारे पॉइंट्स, जैसे ये अर्थ है, ये मून है, ये सन है, ऐसे सारे पॉइंट्स जो हमें मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अगर मैं L1 पॉइंट को देखूं तो सन का फोर्स, अर्थ का फोर्स और मून का फोर्स यहां पे 0 रहता है। तो मैं अगर L1 पॉइंट पे हूं तो मैं खड़ा रह सकता हूं, मुझे कोई एनर्जी नहीं चाहिए इस पॉइंट पे खड़े रहने के लिए। क्यों? क्योंकि इधर 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 के फोर्सेस मुझे बैलेंस कर देंगे। समझ रहे हो? इधर 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 के फोर्सेस मुझे बैलेंस कर देंगे। सो दैट इज वाई L1, L2, L3, L4, L5 कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पर इफेक्टिव फोर्स कम रहता है, हमें कम एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा L1 और L2 ये दो पॉइंट्स यूज होते हैं। L1 और L2 ये दो पॉइंट्स यूज होते हैं। L3 तो कभी मतलब पॉसिबली, मतलब वो ये होता है बेसिकली कि अगर मैंने अर्थ की ऑर्बिट में ही किसी सैटेलाइट को घुमाया है तो वो खुद सोचो आधे साल में घूम के यहां पे पहुंचेगी। 1 साल लगता है ना पूरा घूमने में, तो आधे साल घूम के वो वहां पे पहुंचेगी। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं रख सकता हूं। ऐसा नहीं है कि सन के भी पार है, ऐसा कुछ नहीं है। सूरज बीच में है, अपने आप मैं कुछ नहीं करूंगा, बस सैटेलाइट को अगर खुद की ऑर्बिट पे भी घुमा दूंगा अगर, तो भी वो आधे साल में सन के उस पार पहुंच जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम रखते हैं। क्यों इन्हें हम रखते हैं या क्यों इन पॉइंट्स की इज्जत है? क्योंकि ये बैलेंस पॉइंट्स होते हैं। यहां पे मुझे एनर्जी नहीं लगती। सन का फोर्स, मून का फोर्स, अर्थ का फोर्स बराबर कर देता है। तो लैग्रांजे पॉइंट समझ लो जल्दी से। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एक और रीजन है। ठीक है, उसमें समझो कि क्या मेनली रीजन मैंने आपको बता दिया लैग्रांजे पॉइंट का। उसके बाद दूसरा रीजन क्या होता है कि मान लो कि मुझे कहीं डार्क मैटर, अब यहां की फोटो लेनी है मुझे, ये आपको दिख रहा है, यहां की फोटो लेनी है मुझे, ब्लू कलर का दिख रहा होगा, यहां की फोटो लेनी है मुझे। अगर मुझे यहां की फोटो लेनी है
तो आपको नहीं लगता अगर अगर मतलब मान लो कि जैसे यहां पर हूं मैं, यहां से अब मुझे मान लो कि यहां की फोटो लेनी है, ठीक है। अब अगर मुझे यहां की फोटो लेनी है तो ये डार्क मैटर है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो अब आप ये समझो, क्या बोल रहा था मैं, क्या लिखने वाला था यार, यहां पे कुछ लिख रहा था मैं, भूल गया यार। हाँ हाँ, यहां पर जो चीज है, यहां पर मुझे बेसिकली क्या करना है, यहां की मुझे फोटोग्राफ लेनी है। इसको मैं बोलता हूं डार्क मैटर, डार्क स्पेस, जहां पे लाइट नहीं है। अगर यहां से थोड़ी भी लाइट निकलेगी, एक पॉइंट भी लाइट निकलेगी ना, तो मुझे वो कैप्चर करनी है। लेकिन आप खुद सोचो, अगर मैं अर्थ के पास हूं, अर्थ खुद लाइट ट्रांसमिट करता है, अगर उस पॉइंट पे ही वहां से लाइट निकली तो मैं फोटो नहीं खींच पाऊंगा। तो इस कैमरे को अंधेरे में रहना जरूरी है। कैमरा, आपने पुराने कैमरे देखे होंगे ना, वो एकदम बिल्कुल अंधेरे में रहते थे, क्योंकि अगर थोड़ी भी लाइट आई तो फोटो खराब हो जाती है। समझ में आए? तो इसीलिए इन कैमरों को दूर रखना है। तो अर्थ से बहुत दूर रखे जाते हैं लैग्रांजे पॉइंट पे, ताकि हम फोटो खींच सकें। और इंडिया का एक मिशन आ रहा है बहुत ही जल्दी, आदित्य L1 मिशन। वो सन की जो फ्लेयर है ना, कोरोना बोलते हैं उसको, बाहर की जो फ्लेम्स है उसको स्टडी करने के लिए अर्थ का एक मिशन आ रहा है, आदित्य L1। ठीक है, समझ में आया? ये सब लिखा हुआ है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ये कितना ऊपर होता है, ये कहो आप एक 1 पॉइंट, मतलब 15 लाख किलोमीटर के भी ऊपर होता है ये। 1000, 1.5 लाख, 15 लाख किलोमीटर के ऊपर होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो 36,000 किलोमीटर के ऊपर होती है, बट ये जो एक्सेस है ये 15 लाख किलोमीटर ऊपर होती है। समझ में आया? लेकिन इसका यूज क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। अर्थ से दूर रहती है, ठीक है, प्रॉपर इमेजिंग में हेल्प करती है, स्टेबिलिटी में हेल्प करती है। और आप ये समझो कि क्या बोलते हैं, मतलब चलो छोड़ो वो सब तो छोड़ो। हाँ ठीक है, जो मिशंस हैं आदित्य L1 के वो मैंने लिखे हुए, मतलब जो L1 पॉइंट के जो मिशन है। अब L1 पॉइंट की बहुत लड़ाई होती है, हर नेशन के बीच में L1 पॉइंट की लड़ाई होती है, क्योंकि सबको L1 पे रखना है, क्योंकि L1 सबसे स्टेबल पॉइंट है, एनर्जी नहीं लगेगी, पैसा ही नहीं लगेगा। तो इसलिए बहुत सारी जो टेलीस्कोप्स है, जो सोहो टेलीस्कोप है नासा का, ठीक है, या फिर लीजा पाथफाइंडर न्यूज में रहा है, ये सब L1 पॉइंट पे है। और जो हमारे लिए काम का है वो है बस ये आदित्य L1। आदित्य L1 इंडिया का प्रोजेक्ट है जो कि L1 पॉइंट पर है। और ये आदित्य L1 क्या करेगा, सूरज की जो फ्लेयर्स हैं उनको स्टडी करेगा। ठीक है, ये कुछ ऑर्बिट्स हैं, सारी ऑर्बिट्स को मैंने एक साथ लग दिया है, ऑर्बिट का पार्ट खत्म हो गया है। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे GSLV। बहुत डिटेल में कराया है, लेकिन यही चीज अगर मैं 2.5 घंटे में पढ़ाता ना तो शायद मैं और बेटर तरीके से पढ़ा लेता, लेकिन ये क्रैश कोर्स है, यहाँ मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं यार, साउंडिंग, अब ये वीडियो एडिट होगा, ये स्लाइड्स बन रही हैं, वीडियोस बन रहे हैं, तो बहुत सारी टीम रहती है। ठीक है, उनके पेमेंट का भी देखना पड़ता है। तो दैट इज़ वाई थोड़ा सा, मतलब बहुत मिनिमम चार्जेस हैं हमारे। इस कोर्स का चार्ज अभी 1250 रुपये है। और हाँ, ये 5 दिन के अंदर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 5 दिन के अंदर, इसका एक्चुअल प्राइस 2500 है, अभी ये ऑफर में मिल रहा है, तो आप लेना चाहो तो ले लो। थोड़े दिन में ये बढ़ जाएगा, थोड़े दिन क्या 5 दिन में बढ़ जाएगा, ये भी मैंने बता दिया। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, यूनिट 9 के कंप्लीट कोर्सेज है, 40-40, 50-50 घंटे के कोर्स है, और इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है। समझ में आया? चलिए, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आई होप आपको मजा आया होगा लेक्चर में, आपने काफी सारी चीजें कवर अप कर ली। कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा, ऐसे ही लेक्चर्स चलते रहेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे हमारे न्यूज़लेटर आते हैं डेली, वो फॉलो करो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें अगर कोई कोर्स खरीदना है, डाउट हो रहा है तो करो। एग्जाम ओरिजिनल का ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें बहुत सारा फ्री मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल भी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आई होप आपको मजा आया होगा।